बसपा का कैडर वोटर, अनुसूचित तबके का वोटर कितना उनके साथ जुड़ेगा, इस पे उनका भविष्य बहुत कुछ निर्धारित होता है। जहाँ रह गई समाजवादी पार्टी की और भाजपा की बात, दोनों के कमिटेड वोटर्स हैं, दोनों के वोटरों में उनका स्वार्थ है। पीडीए गठन के पीछे क्या लॉजिक है? अगर पीडीए है भी तो पीडीए में कौन आता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। क्या इसके अलावा आप किसी और बिरादरी के सवर्ण को इसको इससे अलग कर रखे हो? अगर सवर्ण इससे अलग है तो सवर्ण के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। जब वो पार्टी बदलते थे तो लोगों की निष्ठाएं बदल जाया करती थी। तो उनके बारे में तो वो साइकिल से चलते थे, आज की तारीख में लोग BMW में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। आज का चुनाव आपका पैसे का चुनाव हो गया, लग्जरी गाड़ियों का चुनाव हो गया, क्या कहते हैं, जातीय समीकरणों का चुनाव हो गया। जब बाबूजी थे तो जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ समाज नहीं था। जो इस समय समीकरण बन रहा है चुनाव का, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये चुनाव एक स्पेशल चुनाव है, विशिष्ट चुनाव होने के चलते इसमें ढेर सारी शक्तियां, ढेर सारे राजनीतिक पैतरे इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके चलते ये चुनाव बहुत ही कठिन चुनाव हो गया है, आमने सामने का चुनाव है। और एक भाजपा अपनी प्रतिष्ठा के सापेक्ष चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी अपनी थाती को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। दोनों के लिए ये अहम जो है चुनाव है। लिहाजा दोनों पार्टियां, एक सत्तानशीन है और एक विपक्ष में की सशक्त पार्टी है, दोनों के बीच में एक राजनीतिक महायुद्ध होने जा रहा है, जिसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में जाएगा। लिहाजा दोनों अपनी अस्मिता की पहचान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी थाती को बचाने के सापेक्ष चुनाव लड़ रही हैं और सारे हथकंडे अख्तियार हो रहे हैं। छल, प्रपंच और क्या कहते हैं, विश्वासघात, जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब इस चुनाव में इस्तेमाल होने जा रही हैं। सर, इस चुनाव में सेन परिवार की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, सेन परिवार की भूमिका, जहाँ तक मेरा संदर्भ है, मैं अपने आप को तटस्थ रखा हूँ, क्योंकि इस चुनाव को जब मैं राजनीतिक स्वच्छता के सापेक्ष समीक्षा करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि इसमें राजनीतिक स्वच्छता या चुनावी स्वच्छता नहीं रह गई है। इसमें ढेर सारे, मैंने आपको बताया कि ढेर सारे इसमें पैतरे, ढेर सारे हथकंडे, ढेर सारी नीतियाँ, ढेर सारी रणनीति, ढेर सारी कूटनीति इस्तेमाल होने जा रही है और पैसे का अहम रोल होने जा रहा है। इस स्थिति में इस चुनाव में अपनी शिरकत करना या किसी को कन्विंस करना वो इतना आसान नहीं था। दूसरा यह कि जो राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो आज की तारीख में जातीय परिवेश में राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, जातीय ही परिवेश में पार्टियों के निशानों का वो बना हुआ है, प्रभुत्व बना हुआ है। पार्टियां जातीय परिवेश में आकर के चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा जो इसका है कि अर्थ प्रधानता हुई है, जिसके चलते ये चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी कठिन है। दोनों अपनी अर्थ प्रधानता, दोनों अपने राजनीतिक हथकंडे, दोनों पार्टियां अपनी जातीय समीकरण बिठाने में लगी हुई है। देखिए, चुनाव जब भी होता है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है उनके सापेक्ष प्रशासन कार्रवाई करता है और ये सही है कि सत्ता का पक्ष कहीं न कहीं लेते हुए प्रशासन अपना रोल अदा करता है। उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव कहा जाता रहा है। इसके पहले भी जय 2004 में जब चुनाव हुआ था मिल्कीपुर में, तो मुलायम सिंह जी की सत्ता थी। 2016 में जब उपचुनाव हुआ था बाबूजी के देहावसान के बाद, तब अखिलेश जी की सत्ता थी। तब के कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में जब ये सत्ता भाजपा की है तो आरोप प्रत्यारोप सत्तासीन पार्टी के सापेक्ष लगना स्वाभाविक है। 2004 में अगर किसी ने सत्ता का इस्तेमाल किया, 2016 में अगर किसी ने सत्ता का इस्तेमाल किया, 2025 में अगर वो सत्ता का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको आप उन्हीं परिवेश में देखने का सबको देखना चाहिए। जानकारी नहीं है 107/16 की रिपोर्ट को भी, जो निरोधात्मक कार्रवाई है, उसको भी लोग गुंडा एक्ट का नाम देते हैं। गुंडा एक्ट के लिए 2-3 अभियोगों का पंजीकरण होना जरूरी है। अगर किसी के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई होने जा रही है तो उसके पहले के मुकदमे होते हैं, उन्हीं के मारपीट के मुकदमे या कोई मुकदमे हो, उसी के सापेक्ष गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है दौरान चुनाव।
इसके अलावा 110 जी CRPC की कार्रवाई की जाती थी, 107-16 की निरोधात्मक कार्रवाई की जाती थी, और जिनके खिलाफ कई मुकदमे होते थे, हत्या के और तमाम तरह के गंभीर अपराधों के होते थे, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होती थी। ये निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जो चुनाव के दौरान या जब भी शांति व्यवस्था कायम करने के का संदर्भ होता है तो ये कार्रवाई की जाती है। सर, एक बात हो रहा है कि आप कहीं न कहीं से झुकाव आपका आज़ाद समाज पार्टी के प्रति, सर ऐसा बात क्या है सर? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा किसी पार्टी के सापेक्षता नहीं है किसी पार्टी में। मैं न्यूट्रल हूँ। हमारे लोग जिस तरह से बात करते हैं, अगर हमसे कोई समाजवादी पार्टी का नेता कोई चीज़ जानना चाहेगा, तो मैं उसको भी बताने की स्थिति में हूँ। अगर वह भाजपा का कोई आदमी मुझसे कोई ये चीज़ पूछेगा कि हाँ, आज की तारीख में राजनीतिक समीकरण क्या हैं, तो मैं उसको भी बताऊँगा। आज़ाद समाज पार्टी के लोग अगर हमसे किसी तरह का मशविरा मुलाकात करना चाहेंगे, तो मैं उनसे भी क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये क्या कहते हैं, भोला भारती को भी सजेशन दे सकता हूँ। ये तो इसमें कहीं ये नहीं है कि हम कहीं सापेक्ष हो गए हैं। हमने निकल करके अपना झंडा डंडा लगा करके अपनी गाड़ी में किसी का चित्र लगा करके प्रचार नहीं किया है। उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसी के यहाँ जाने आने से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं तटस्थ हूँ और इस चुनाव में तटस्थता ही मेरे राजनीतिक विचारधारा, मेरी राजनीतिक स्वतंत्रता के सापेक्ष उससे बेहतर कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है मेरे पास। जो छोटी पार्टियों के लोग हैं उन्होंने हमसे संपर्क साधा है, लेकिन मैंने उनसे साफ शब्दों में कह दिया भैया मैं अपने क्या कहते हैं किसी वोटर को कन्विंस करने की स्थिति में नहीं हूँ। उनको मैंने स्वतंत्र छोड़ा है अपने लोगों को। वो जिसको उचित समझें वह उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं सापेक्षता नहीं चाहता हूँ इस चुनाव में। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। अयोध्या हारने के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है भाजपा के लिए, वो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का विषय बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी। ऐसी दशा में निश्चित रूप से सत्ता की पूरी ताकत, उनके सारे मंत्री, उनके सारे कार्यकर्ता, उनके क्या कहते हैं डोर टू डोर जा रहे हैं और वो उनको कन्विंस कर रहे हैं मतदाताओं को। ये कई उनकी राजनीतिक शैली भी है और साथ ही साथ जो सत्तात्मक जो चीज़ें हैं वो भी उपयोग में आ रही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वो जातीय समीकरणों को कितना साधने में सफल होते हैं, अपने साथ अपनी पार्टी में हो रहे विश्वासघात को कितना साधने में सफल होते हैं, या जो लोग दिखावे के तौर पे भाजपा से जुड़ रहे हैं उनको जानने में कितना सफल होते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे। मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आज एक कौम है जिसके सापेक्ष समाज का हर वर्ग कहीं न कहीं राजनीतिक और सामाजिक विद्वेष रखता है। उसका कारण क्या है? मैंने तो समाज को जब पढ़ा और राजनीतिक विद्वेष को पढ़ा और सामाजिक विद्वेष को पढ़ा, आज बैकवर्ड को बांट करके ओबीसी और बीसी के रूप में, दलित और दलित के रूप में क्यों बंटवारा हुआ है? और वो बंटवारे सार्थक हुए हैं। उनका विभेदीकरण जो हुआ है उसका राजनीतिक स्वरूप उसने ग्रहण किया है, जिसके चलते आज भाजपा सत्ता में। लिहाजा जो सामाजिक विद्वेष है, जो राजनीतिक विद्वेष है, गहराता जा रहा है। एक जात के विशेष लोग अगर कहीं संगठित होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जातियों में होती है और वो प्रतिक्रिया मिल्कीपुर में दिखाई पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आप मान के चलिए कि उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आपके इस उपचुनाव को प्रभावित करने जा रही है दूसरी जातियों में। अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी का ये पहला चुनाव है। वो अपने को स्थापित करने के लिए, अपनी क्या कहते हैं जमीन को बनाने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। बसपा का कैडर वोटर, अनुसूचित तबके का वोटर कितना उनके साथ जुड़ेगा, इस पे उनका भविष्य बहुत कुछ निर्धारित होता है। जहाँ रह गई समाजवादी पार्टी की और भाजपा की बात, दोनों के कमिटेड वोटर्स हैं, दोनों के वोटरों में उनका स्वार्थ है, उनकी अपनी क्या कहते हैं लोगों से संबंध है, और जिसके चलते ढेर सारी चीज़ें प्रभावित होने जा रही हैं। और ये निश्चित रूप से रहेगा कि कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव चुनाव में दिखाई पड़ेगा। पीडीए को जो लोग बनाते हो, अगर इसका कोई संविधान हो, पीडीए का कोई अगुवा हो, पीडीए का कोई संगठन बॉडी हो, पीडीए का कोई स्वरूप हो, तो हमें बताइए। हमने तो आज तक पीडीए का कोई स्वरूप नहीं पढ़ा। कोई भी अगर संगठन बनता है तो उसका कोई मुखिया होता है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसका कोई संविधान होता है, उसका कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। इस पीडीए गठन के पीछे क्या लॉजिक है? और अगर पीडीए है भी तो पीडीए में कौन आता है? पिछड़ा, दलित,
अल्पसंख्यक, आदिवासी, क्या इसके अलावा आप किसी और बिरादरी के सवर्ण को इसको इससे अलग कर रखे हो? अगर सवर्ण इससे अलग है तो सवर्ण के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। पीडीए में फिर पीडीए का अर्थ क्या रहा? जब सवर्ण के लोगों को आप टिकट देने जा रहे हैं तो पीडीए का क्या अर्थ रहा? पीडीए के लोगों को ही टिकट दीजिए आप, बाकी किसी को टिकट मत दीजिए, तब पीडीए का वास्तविक अर्थ आपको दिखाई पड़ेगा और तभी पीडीए सार्थकता पाता हुआ भी पाएगा, दिखेगा। अन्यथा पीडीए जैसे ही अपनी जाति का आदमी पाएगा वो जनता उसके साथ चली जाएगी, जाति विशेष के लोग उसके साथ चले जाएंगे और पीडीए बिखर जाएगा। बाबूजी थे, बाबूजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, आम आवाम से जुड़े हुए थे और गरीबों मजलूमों की राजनीति करते थे, शोषक और शोषित की राजनीति करते थे। और इसके अलावा वो हमेशा गरीबों के सुख दुख में शिरकत करते थे, उनके चोटों पर मलहम लगाते थे, जहाँ भी कोई घटना घटित होती थी उसमें अपनी क्या कहते हैं भूमिका अदा करते थे। एक जो नेता की भूमिका होती है, जो एक जनता के खैरख्वाह की भूमिका होती है, वो बखूबी निभाते थे। और वो स्वयं में एक पार्टी थे, स्वयं में एक राजनेता थे और स्वयंभू उनकी राजनीति थी। ऐसी दशा में उनकी तुलना न किसी से की जा सकती है। इस फैजाबाद में न कोई हुआ है, न कोई होगा। पूरे पूर्वांचल में उनके जैसा नेता, बल्कि आप कह सकते हो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता उनके जैसा नहीं होगा कि जो अपने ही बलबूते पे कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद हुआ हो और 6 बार विधायक हुआ हो, 7 बार और 3 बार सांसद हुआ हो। अब जब वो पार्टी बदलते थे तो लोगों की निष्ठाएं बदल जाया करती थी। तो उनके बारे में तो वो साइकिल से चलते थे। आज की तारीख में लोग BMW में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। आज का चुनाव आपका पैसे का चुनाव हो गया, लग्जरी गाड़ियों का चुनाव हो गया, क्या कहते हैं जातीय समीकरणों का चुनाव हो गया। जब बाबूजी थे तो जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ समाज नहीं था, तब बैकवर्ड था, SC था। तब वो क्या कहते हैं कहार कुहार लोहार रही कुर्मी और निषाद और मौर्य में नहीं बटा हुआ था, चौरसिया में नहीं बटा हुआ था। सब तब सारे बैकवर्ड एक थे। अनुसूचित जाति तब धोबी और क्या कहते हैं पासी, कोरी और खटिक में नहीं बटा हुआ था, जाटों में नहीं बटा हुआ था, चमार में नहीं बटा हुआ था। आज बाबूजी के समय का राजनीतिक और सामाजिक जीवन, सामाजिक परिस्थितियां दूसरी थी। आज की सामाजिक परिस्थितियां दूसरी हैं। लोग अपने घरों से भूजा लेते थे और क्या कहते हैं उसमें साइकिल के हैंडल में नमक रोटी बांधते थे और दिन भर प्रचार करते थे।